आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि मैच्योर हो जाओ, ये बच्चों वाली बातें मत करो। और इंसान बड़ा हर्ट भी फ़ील करता है इस तरह के कमेंट से कि ठीक है, अब आपकी क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ गई है, लेकिन दिल कभी कभार बिल्कुल बच्चों जैसा होता है और आपकी कोई इनोसेंट सी ख्वाहिश या चीज़ हो भी सकती है। बहरहाल जी, लोग जो एक एम्फेसिस के साथ करते हैं कि समझदार हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से? इसका ताल्लुक़ आपके तजुर्बों से है, इसका ताल्लुक़ आपकी उम्र से है, इसका ताल्लुक़ आपकी अपनी पसंद या नापसंद से है। कि अगर आपको, जैसे आप कई छोटे बच्चों को देखें कि अगर उन पर ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है, घर में बहुत सारे बहन भाई होते हैं या घर में किसी माली मुश्किल को या तकलीफ़ को उन्होंने देखा होता है, तो वक्त से पहले वो समझदार हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको मैच्योर करने के लिए, समझदार बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन दरअसल हम मैच्योर होना किसको कहते हैं? क्या अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देना मैच्योरिटी है? क्या अपनी पसंद नापसंद का इजहार ना करना और हालात के हवाले अपने आप को कर देना, ये मैच्योरिटी है? अपने दिल को मारना या छोटी सी कोई ख्वाहिश है उसको ख़त्म कर देना, क्या ये मैच्योरिटी है? लेट्स फाइंड आउट कि हमारी सोसाइटी मैच्योरिटी को डिफ़ाइन कैसे करती है और हमारे मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के माइलस्टोन्स, जिसमें यकायक यानी एक दिन में जैसे तारीख़ बदलती है ना, उस तरह आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई मैच्योर हो जाए। मिसाल के तौर पे हमारी टीचर्स हमें डांटा करती थी जब हम स्कूल से कॉलेज में गए कि अब तुम लोग बड़े हो गए, अब तुम लोग मैच्योर हो जाओ। इसी तरह की बातें आप अगर अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करते हैं तो आपको कहा जाता है अब मैच्योर हो जाओ, अब ये बच्चों वाली बातें नहीं चलेंगी, या रूठना मनाना नहीं चलेगा, दिल पे ले लेना बातों का नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको ये भी सुनने को मिलेगा जब शादी हो जाती है कि अब आपने मैच्योर हो जाना है, अब आप एक यूनिट चला रहे हैं, अब आपका अपना घर है, तो ये बच्चों वाली हरकतें नहीं चलेंगी। कभी कभार कुछ लोग आपको तकलीफ़, जानबूझकर तकलीफ़ देते हुए भी उसको ये रंग दे देते हैं कि आप सेंसिटिव एक्ट कर रहे हैं, आप इमैच्योर हैं, तभी आपको ये बात ज़्यादा फ़ील हो रही है, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन हवाले से भी इस पे चौकन्ना रहना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस दिस मोर। हमारे साथ आज एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, ज़ूबिया मोतीवाला, अ वेरी डियर फ्रेंड हुज़ अ फैशन डिज़ाइनर, ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ूबिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा जी हमारे साथ दानिश सुमरो साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं एंड ऑफ कोर्स डील्स विद अ प्लेथोरा ऑफ पीपल, डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग इनसे वाबस्ता रहते हैं, तो यकीनन लोगों की साइकी, उनके अंदाज़, उनकी पेन पॉइंट्स के बारे में ये अच्छी बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने का दानिश। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, राबिया फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। राबिया, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। राबिया, जैसे हमने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि बचपन में अगर कोई बच्चा तकालीफ़ देखता है, घर का माहौल बड़ा टेंस देखता है, लड़ाई झगड़ा देखता है, क्या ये वाकई उसको मैच्योर कर देता है? और इस उम्र में मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? अच्छा देखिए, ये बात किसी हद तक हम कह सकते हैं सही है, नॉट कम्प्लीटली ट्रू। ठीक है। कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एक्चुअली वो चीज़ है जो कि विच एड्स टू द मैच्योरिटी प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। लेकिन एक बच्चा जिसने बहुत छोटी उम्र में बहुत तल्ख जो है तजुर्बात हासिल कर लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका जहन भी तैयार था उन तजुर्बात को प्रोसेस करने के लिए या उन लर्निंग्स को एसिमिलेट करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है मैच्योर हो जाएगा, वो ट्रॉमा का शिकार भी हो मैं यही सकता कहने है। वाली थी कि यहाँ तो ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी की डेफिनेशन ट्रॉमा है, कि ट्रॉमा जितना है। ज़्यादा आपने अजियत दी है और अजियत की वजह से एक बच्चा अगर झींप गया है, चुप हो गया है, खुलकर इजहार नहीं करता, दूसरे बच्चों की तरह रोता या जिद नहीं करता, तो हमने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त, समझदार, परफेक्ट हो गया। दैट इज़ नॉट मैच्योरिटी, दैट इज़ बेसिकली अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स कि उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है एक बॉक्स में और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि भाई बड़े संजीदा हैं। संजीदगी इज़ नॉट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी ये होती है कि आपको पता है मुझे कब, कहाँ, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। तो जहाँ पे आपके पास मौका हो वहाँ आप बिल्कुल बच्चों की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय फुली एज वेल। अच्छा, बल्कि कल परसों में एक वीडियो देख रही थी जिसमें वर्बल क्यूज़ को डिफ़ाइन किया जा रहा था राबिया, और उसने कहा कि जब हम बड़े लोग, ख़ास तौर पे अगर आपको एक कोज़ी इन्वायरमेंट मिले, कोई बड़ा बहन भाई आपके पास आ जाए, अम्मी अब्बू लाड कर रहे हों, या आपका रोमांटिक पार्टनर आपको लुक आफ्टर कर रहा हो, तो जब आप बच्चों जैसी आवाज़ और बच्चों जैसा लहजा अपना लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एज रिग्रेशन। दैट इज़ व्हेन यू आर फीलिंग कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। इज़ दैट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। देखिए, जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं वहाँ पे नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आप वल्नरेबल हो जाते हैं। सही। ठीक है ना? आपको ये नहीं लगता कि जी मुझ पे अटैक होगा, तो आप अपनी जो मोस्ट वल्नरेबल साइड्स होती हैं वो शो कर सकते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एज रिग्रेशन कि आप अपनी किसी प्रीवियस एज पे रिग्रेस कर गए एंड यू आर फीलिंग कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग अ मैच्योर पर्सन कि आपको पता है मैं कहाँ पे बिल्कुल लेट गो कर सकती हूँ खुद को और बिल्कुल एक बच्चों की तरह बिहेव कर सकती हूँ। नो वन इज़
दे आर जजिंग मी, और ये उसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि जी मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं मैच्योरली एक्ट नहीं कर रही। लेकिन आपको बल्कि उस जगह पे एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। तानुश, आपके पास आना चाहूँगी और थोड़ा ऑपोजिट साइड से लाना चाहूँगी। हम एक तरफ बच्चों को बड़ा इस बात पे सराहते हैं अगर वो मैच्योर एक्ट करें, लेकिन कभी कभार अगर छोटा मुंह बड़ी बात टाइप सिनेरियो हो जाए कि एक बच्चा जिसकी उम्र नहीं है इस तरह की बातें करने की, और मैं अक्सर झेम जाती हूँ, जैसे आप पब्लिक सेटिंग में देखें, शॉपिंग करने के लिए कोई बच्चे को साथ लेके आए हैं, सैलून में मदर के साथ बैठे हैं और बच्चा चपड़ चपड़ बोल रहा है और ऐसे अल्फाज बोल रहा है जिससे आपको लग रहा है कि यार बच्चे की इनोसेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन आता है? एंड विल यू कॉल दैट मैच्योरिटी कि बच्चा बड़ी जल्दी मैच्योर हो गया, मैच्योर गुफ्तगू कर रहा है? व्हाट इज हैपनिंग देयर? देखें, जो ग्रोथ होती है वो बाय द एज होती है। बच्चे को बच्चे वाली हरकतें करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर हम बच्चे को उसके बचपन में ही जो है वो मैच्योर्ड एक्ट करवाना शुरू करवा देंगे, उस पर स्ट्रिक्ट उसको डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिन करना किसी हद तक ठीक है, अगर वो हर चीज़ एज के हिसाब से अगर प्रॉपर चलती भी आएगी तो एक यंग अडल्ट एक बेहतरीन हमारे लिए कारगर साबित होगा, बजाय इसके कि अगर उसको बचपन में सिर्फ इतना कहें कि जी तुम्हें बहुत ज़्यादा अपना सेंसिबल बिहेव करना है, अपने भाई बहन का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा तुम्हें जो है ना, ये तो फिर पॉजिटिव ट्रेट्स है हर एज के हिसाब से उसको वो चीजें मिलनी चाहिए, तब वो जाके एक यंग अडल्ट एक अच्छा बेहतर लेकिन अगर बच्चा घर में इस तरह की गुफ्तगू सुन रहा है जो उसकी एज की नहीं है, या इस तरह का कंटेंट टीवी पे देखा जा रहा है, ज़ुबिया अक्सर देखा गया ना कि बच्चों के सामने आप ऐसे ड्रामे चल रहे हैं जिसमें तलाक का भी जिक्र हो रहा है, शादी का भी जिक्र हो रहा है, कोई और अजीब सी बातें भी हो रही हैं, वायलेंस भी बात की जा रही है, एंड यू सी कि दिस किड, आपके पास भी आई एम श्योर के ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे कि 12-13 साल की बच्ची भी इफ शी नोज टू मच अबाउट ग्रूमिंग, टू मच अबाउट क्लोथ्स, कहते हैं यार ये वक्त से पहले मैच्योर हो गई। एज अ मदर, एज अ यंग पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर, कैसे देखती हो इन इश्यूज़ को? एक्चुअली यही बात है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों पे वो कर रहे होते हैं। आई थिंक एक इन्वायरमेंट बच्चों की एज के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने कहा प्रोग्राम्स इस तरह देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं जिसके अंदर इस तरह के अल्फाज, तो जाहिर सी बात है बच्चा सीखेगा। एज 6 तक बच्चों के दिमाग के अंदर आप जो कुछ डालेंगे वो सारी वो तो रहेगा ना, ऑब्वियसली वो रिपीट भी होता है हर चीज़ पे। तभी तो कहते हैं जब बाहर जाते हैं बच्चे और फिर इस तरह की बातें करते हैं तो माँ बाप कहते हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो घर का माहौल है वही बच्चा आगे आके कहेगा। उसको तो नहीं पता कि बाकी लोगों के सामने मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। एक सिंपल सी मिसाल, अब्यूजिव लैंग्वेज, बच्चे कई ऐसे अब्यूजेस यूज कर रहे होते हैं जिसका उनको मतलब भी नहीं पता होता कि ये एक बुरा लफ्ज क्यों है, या ये एक डिमीनिंग इंसल्ट क्यों है, और आप उनको इस्तेमाल करता हुआ देख रहे हैं। जी, इस्तेमाल, क्योंकि वो घर में इतना कॉमन है वो लैंग्वेज, वो आप यूज कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली फिर वो पेरेंट्स भी एम्बैरेस हो जाते हैं दूसरों के सामने। अब लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि बच्चे का कसूर तो नहीं है, इट्स द पेरेंट्स फॉल्ट। पालना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना। आपने पैदा कर लिए बच्चे 4-5-6 पौधों की तरह, और फिर वो खुद ही पल के बड़े हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे सोसाइटी में, ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। बच्चों का क्या है, वो तो पल के बड़े हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये भी है ज़ुबिया कि उसमें अपने आप पर पाबंदी लगानी पड़ती है ना। हाँ, फिल्टर आपको लगाना पड़ता है। अगर घर में 4 एडल्ट्स हैं और वो उसी तरह गुफ्तगू करते रहे और समझे कि यार ये तो छोटा ना समझ बच्चा, ये कुछ नहीं समझेगा, बच्चा इज लाइक अ स्पॉन्ज, ही इज टेकिंग इन एवरीथिंग। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? बिहाड़ी से जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी यहाँ पे सेकंड मैरिज हुई है। मेरी जब फर्स्ट बेबी था 2 मंथ्स का तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो अब लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है और तब मेरा बेटा 4 इयर्स का था। सही। तो अब यहाँ पे बेचा नेचुरल माहौल में अच्छा माहौल उसको मिल रहा है, वो सेट है। लेकिन अब मुझे ये पूछना है कि बच्चे को ये बताना कि ये आपके स्टेप फादर है, मैं नहीं भी बताऊंगी तो आसपास के रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग बता देते हैं। तो बच्चे को किस एज में इस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो नेगेटिव ना हो, उसकी थिंकिंग नेगेटिव ना हो। इस टाइम उसकी एज 5 इयर्स है। मैम, अभी तक आपने क्या बताया उनको? अभी तक कुछ भी नहीं बताया उसको, यही बताया कि बेटा ये आपके फादर है और क्या नाम है, ये पहले आउट ऑफ कंट्री थे, तब आप छोटे थे, तो अब ये वापस आ गए, तब हम इसलिए इनके साथ रहते हैं। ठीक है। और आपके खाविन का क्या रवैया है इस बच्चे के साथ? वो कम बोलते हैं लेकिन बच्चे से बात करते हैं। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं, उसकी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। सही सही।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी कॉल करने का ये बड़ा अहम सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। मैं अपने तमाम फैमिली से पूछूंगी, राबिया से भी पूछूंगी कि बच्चा इस तरह की इन्फॉर्मेशन हैंडल करने के लिए किस एज में तैयार है, उसको किस तरह तैयार किया जाए और उससे पहले और उसके बाद उसके साथ क्या रवैया होना चाहिए। राबिया जी, 4 साल का बच्चा है, फादर इज़ अ स्टेप फादर, पहले जो उनके बायोलॉजिकल फादर उनका इंतकाल हो गया है। व्हेन इज़ द राइट टाइम एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू टेल दिस चाइल्ड? अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बात तो हतमी है कि बताना तो है, ठीक है, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन 4 साल का बच्चा शायद इस पेचीदगी को समझ ना सके कि स्टेप फादर क्या होता है, अच्छा व्हाट डज़ इट मीन फॉर मी। तो इस तरह के बच्चों के लिए अच्छा तरीका होता है वो स्टोरीज से बड़ा रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा स्टोरी टेलिंग वे में अच्छी स्टोरीज़ उनको बताएं अबाउट द स्टेप फादर, स्टेप मदर। वो बुरी स्टोरीज़ जो ऑलरेडी मार्केट में है वो वाली नहीं, जस्ट कम अप विथ योर ओन, और स्टोरीज़ के थ्रू बताएं कि ये वाले रिलेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं इन द वर्ल्ड और ये भी बहुत अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो फादर हैं, स्टेप फादर, उनका इसमें बहुत रोल है, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं उस बच्चे के साथ, इस पे भी जो है बहुत डिपेंड करता है कि ये बच्चा जो है उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ वो है, एक सेट है कि भाई फादर की पर्सनैलिटी ही थोड़ी ऐसी है कि थोड़े संजीदा मिजाज के हैं वो, और वो सभी के साथ ऐसे हैं, तो फिर तो वो बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर फादर का जो वो है रिलेशन बच्चे के साथ थोड़ा कोल्ड है, लेकिन बाकी सबके साथ ही इज़ वेरी फ्रेंडली, तो फिर हो सकता है कि बच्चे के जहन में ये सवाल आ जाए कि अच्छा मेरे साथ इसलिए ऐसे हैं क्योंकि स्टेप फादर है। तो फादर का भी जो है कंसेंट बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से चाहते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बात बच्चों के हवाले से की। नाउ आई वांट टू कम टू एडल्ट्स जो अभी नए नए एडल्टहुड में आए हैं, यानी अगर हम 20s की बात करें, अर्ली 20s की बात करें, एंड लेट्स लुक एट मेन एंड वुमेन बोथ ऑफ देम। दानिश, ऑफ कोर्स पहले मर्दों के हवाले से बात करने से शुरुआत करूँगी कि जैसे ही मर्द घर का कफ़ील बनता है, या खुदा न खास्ता अगर घर का जो सरबराह है, अगर वालिद साहब हैं, दादा हैं, उनके इंतकाल के बाद जब जिम्मेदारियां शिफ्ट होती हैं, दोनों मौके पे मर्दों को कहा जाता है अब आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। अब वो हंसी कूद, खेल तमाशा, एक गैर जिम्मेदारी वाला एटीट्यूड, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं चलेगा। हाउ मच ऑफ अ प्रेशर इज़ दैट ऑन अ मैन? अच्छा, एक मर्द के लिए जो है ना, वो फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जी। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि जी औरत जो है वो घर संभालेगी, ऑल्दो उसमें भी हमें अगर देखना चाहिए तो उसमें भी पैसे बच ही रहे होते हैं। अगर आप हाउस हेल्प लें और चीज़ों को ऐड ऑन करें तो वो भी आपके लिए एक फाइनेंशियल रिलीफ ही दे रही होती हैं औरत हमारी सोसाइटी में घर पे बैठ के। बट साइमल्टेनियसली मर्द के लिए ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि तुम्हें बिल सारे तुम्हें ही पूरे करने हैं, बच्चों की सारी फीस तुम्हें ही करनी है, ग्रॉसरीज तुम्हें ही करनी है। और अब हमारे पास जो ये एक पहले सब लोग साथ रहते थे और मिल बांट के सारी ग्रॉसरीज कर लिया करते थे। अब जो हमारी सोसाइटी में जो एक कल्चर होता जा रहा है कि जी सबके घर सेपरेट हैं, तो उस घर के खर्चे 4 टाइम्स बढ़ चुके हैं कि सारी ग्रॉसरीज भी होंगी, सब कुछ होगा। तो मर्द पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही वो एडोलसेंट के एज पे आता है, अपने 20s में जब वो अपनी एज में आता है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके माँ भी उसको कह रही होती हैं जी अब रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, अब घर में कमा के दो और हमें हेल्प करो। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाती ही नहीं है। वो कुछ मर्द ऐसे हैं कि जो वो 30s की एज में भी वो नन्हे मुन्ने काके ही होते हैं, ना वो अपने बाप के लिए कुछ कमा के दे रहे हैं, वो जब तक उनके, मेरे ख्याल में उनको बहुत बड़ा झटका लगता है अगर यकायक वो तैयार नहीं होते। अगर आप बहुत लाडले हैं, मामास बॉय हैं, एंड सडनली अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस घर की बदल जाए या आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाए, आपके वालिद का इंतकाल हो जाए, तो फिर ओवरनाइट मैच्योर होना या ओवरनाइट चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होगा। दानिश, मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि हम अपने उस बच्चे के साथ जो है वो नेकी कर रहे हैं, उसको हम पैम्पर कर रहे हैं, हम सारी ज़िंदगी उसके साथ नहीं रहेंगे। अब मेरा बेटा दुनिया में कहाँ भी जाए, उसके पास अपना लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वो कमा सके, स्किलफुल हो। और हमें अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हमें शुरू से ही उनको तैयार करना चाहिए सोसाइटी के लिए। अच्छा दानिश, एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर लड़कियों के साथ क्या होता है या उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, इस पर बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट टेक कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, ख्वाजा शाहिद जी। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, मगर ये है कि बच्चा जो होता है माँ बाप को देख के ही हो जाता है। कोई बच्चे कुदरती तौर पे इंटेलिजेंट निकलते हैं, ये अल्लाह ताला की देन होती है, इसमें कुछ कोई किसी का कमाल नहीं होता।
बहुत से माँ बाप का भी ट्रेनिंग पे बहुत असर पड़ता है। बाकी टीवी से भी और उससे भी पड़ जाता है। इसमें कोई बस अल्लाह ताला की देन ही होती है बस। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब कॉल करने के लिए। आपने कहा कि इंटेलिजेंस की भी निशानी होती है। कई दफ़ा आप बच्चे को बताते रहें फिर भी उसको बात समझ नहीं आएगी, लेकिन ये खुदादार चीज़ भी उसके अंदर होती है। अगर वो ऑब्जर्वेंट बच्चा है, एम्पैथेटिक है, तो अपने हालात को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर वो हो सकता है ज़्यादा समझदार हो जाए। कमिंग टू विमेन, ज़ुबिया, लड़कियों का मामला कुछ मुख्तलिफ है। जैसे ही एडोलेसेंस में जाती हैं और यकीनन उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनको ये हर तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मदर्स, बड़ी बहन, खाला, फुप्पो, टीचर, प्रिंसिपल, हर कोई उनको कह रहा होता है उछल कूद मत न करो, अब ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करो, यू आर यू सपोज टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ये मुझे अगर तो इसको डेलिकेटली हैंडल ना किया जाए, दिस कैन बी अ वेरी वेरी टॉक्सिक मार्क ऑन गर्ल्स। ये बिल्कुल जेनरेशनल ट्रॉमा है। इट्स बिकॉज आपकी अगर दादी, नानी, अम्मा सब एक ही बात कह रही हैं तो वो भी इसी ट्रॉमा से गुजरी हैं ना। सही। क्योंकि वो इस तरह गुजरी हैं तो वो भी यही कर रही हैं। आई मीन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो भी इन्होंने कॉलर ने कहा कि इंटेलिजेंट जहन इस्तेमाल करें, ब्रेक आउट ऑफ दैट साइकिल एंड थिंक डिफरेंटली। अगर आपको इस तरह से 12 साल की उम्र में कहा गया कि अब तुम बिल्कुल मैच्योर हो जाओ और अब तुम बड़ी हो गई हो, साइकिल नहीं चलाओ, फ्रेंड्स के साथ बाहर गली में नहीं खेल सकती फलाना, तो आप ने अगर ट्रॉमा से गुजरी तो जरूरी है आपकी बेटी भी गुजरे? जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो आप बेहतर सोचें और बैलेंस करें घर के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ी बेटी है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे डालकर और छोटी वालियाँ जो हैं बिल्कुल ही ना कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नोट करना कि बड़ी बेटी आपकी, ठीक है, वो आप माँ से क्लोज भी होती है, वो ऐसा ऐसा चीज़ों को, जिम्मेदारियों को समझ रही है, लेकिन जो बड़ा बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, जैसे ही उसका छोटा बहन या भाई आता है, जिस उम्र में भी, 5 साल की उम्र में भी वो बड़ा भाई बाजी बन जाते हैं। अब उसके आपा के साथ, कि आपा से पूछ लो, यू आर इन अ लॉट ऑफ वेज में देखती हूँ राबिया कि आप डीह्यूमनाइज कर, यू आर टेकिंग द चाइल्डहुड अवे फ्रॉम द चाइल्ड। है तो वो एट द एंड ऑफ द डे 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, लेकिन आप यकायक उसको बड़ा भाई, बड़ा बहन, आपा, बाजी, बड़े भैया बना देते हैं। देखिए, सोबिया ने बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया इस बात को। ये जो जनरेशनल पैटर्न हमारा बना हुआ है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, उनके पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, तो वो उसी चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ें होती होंगी, बट अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप एक गूगल भी कर लें तो आपको पेरेंटिंग पे इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो वो यही चीज़ है कि, और मैच्योरिटी का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैच्योरिटी इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैच्योर अपने आप को किया जाता है। दिस इज़ समथिंग जो आप करते हैं। मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा है, मैं उस एक्सपीरियंस को अब कैसे अप्लाई करूँगी अपनी लाइफ में, और फिर मैं उससे क्या लर्न करूँगी, मैं आगे क्या सिखाऊंगी, ये सब कुछ मैच्योरिटी का पार्ट है। अच्छा, तो फेलियर भी आपको मैच्योर बनाती है? यानी अगर कोई बहुत बड़ा सदमा, कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो, जैसे आप देखें कि बहुत सारे लोग हंसमुख होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, लेकिन एक बड़ा सेटबैक उनके अंदर तब्दीली लेके आता है, लोग सडनली कहते हैं कि ये मैच्योर हो गए। लेकिन हमने जैसे शुरू में इस्टेब्लिश किया कि बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स में भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकता है जब आपकी पर्सनालिटी यकायक बदल जाए। ज़ुबिया, हमारे माशरे में हम आज भी एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं कि जब शादी की जा रही हो तो लड़का और लड़की का एज डिफरेंस काफ़ी हो। यानी हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग शायद 8, 9, 10 साल का डिफरेंस ज़्यादा नहीं समझते, ख़ासतौर पर जब यंग एज में बच्ची की शादी हो रही होती है। लेकिन फिर अचानक से इस बच्ची से एक्सपेक्टेशन है कि नॉट ओनली इज़ शी एक्सेप्टिंग अ मैन हु इज़ 8 years older to her, लेकिन अब वो उसकी पसंद नापसंद मिजाज के मुताबिक ढल जाए। That forced maturing is not right. It is not right. Just like बेचारे लड़कों से एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मिनट में मैच्योर हो जाओ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारा ख्याल ना, कारोबार संभालो, सिर्फ हमारा नहीं करो, एक्सटेंडेड फैमिली का भी करो। उसी तरह लड़कियों पे ये है एक ट्रॉमा कि आप आए इस घर में, आप फौरन से एक बड़ी भाभी हैं घर की, और आप पूरे ख़ानदान को संभालें और 200 लोगों के खाने बनाएं, और आप जो है ना सबका ख्याल मुस्कुराती रहें, सारा वक्त स्माइल करें। आपका कोई बैड डे नहीं हो सकता, और अगर खुदा ना खास्ता हो गया आपका कोई बैड डे, तो ये तो ऐसी है, इसको कोई सोच नहीं है, इसको कोई अकल नहीं है। एंड फिर हस्बैंड के 10,000 मूड्स को आप संभालें, क्योंकि जब उनको फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि हमें पैसे दो और फलाना करो, तो वो किस पे गुस्सा निकालेगा? वो अपनी वाइफ पे निकालेगा, वाइफ को फिर भी स्माइल करते रहना है।
So I mean, it's just this is one issue that nobody talks about. दानिश, आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें मियाँ बीवी की उम्र में काफ़ी डिफरेंस है, यानी 8 से 12 साल का डिफरेंस हमारे माशरे में बड़ा कॉमन है, और आप कह रहे हैं कि वो खातून कहती है कि शुरू में तो चलो वो फिर अगर उसके लिए चीज़ें बड़ी न्यू थी तो शायद शी वाज सबसर्विएंट, पर वक्त के साथ साथ इस बात पे गुस्सा बहुत बढ़ जाता है ख़वातीन का कि मेरा तो सारा बचपन या मेरा जो आउटलुक था ज़िंदगी का वो बदल दिया गया है। अच्छा, मेरे पास जिस तरह क्लाइंट आए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कोर्ट में या डिफरेंट फैमिली काउंसलिंग वगैरह में, तो मैंने ये देखा है कि जो छोटी एज की जो लड़कियां होती हैं ना, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट भी हो जाती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं, और वो उनको लिटरली उनको कोई इश्यूज होते भी नहीं है, बजाय इसके कि वो मेच्योर हो जाती है, उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट एक फिक्स पैटर्न पे जब वो चलने लगती है ना, तो उनके लिए फिर चेंज होना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग वो बन चुकी होती है। जब उनकी एज छोटी है, कम एज में है, तो उनके अभी प्रिंसिपल्स लाइफ के इतने स्ट्रांग नहीं हुए होते, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस इतनी स्ट्रांग नहीं हुई होती। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई इस तरह करूंगा, सॉरी, इसीलिए अंडर एज मैरिजेस इतनी कॉमन है शायद। एग्जैक्टली, वो देखें जो सही है गलत है, दैट्स अनदर थिंग। हमारी सोसाइटी में जो मैं सोसाइटी की बात जब खवातीन शादी करने के लिए, पसंद करने के लिए भी आती हैं, तो ये कह रही होती हैं बार बार कि यंग लड़की ये मोल्ड हो जाएगी। देखिए, मोल्ड इज़ फाइन, लेकिन राबिया आपके पास कई ऐसी सिचुएशंस आती होंगी व्हेन गर्ल्स या वुमेन हैव अनएक्सप्लेन्ड एंगर। उनको नहीं पता, जिस तरह कहते हैं ना कि भाई पता नहीं क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है, बच्चों जैसी एक्टिंग है, स्कूल अगर कोई बर्थडे मिस भी हो गई या एनिवर्सरी मिस भी हो गई, तोहफा नहीं भी दिया, बट दीज थिंग्स फॉर हर एज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरह के डिस्कनेक्ट्स, इस तरह के इश्यूज तो आ रहे होते हैं। कहने को बज़ाहिर वो बेचारी हर चीज़ के साथ कोप भी कर रही है, घर भी चला रही है, रेसिपीज़ भी बना रही है, किचन भी देख रही है, बट इन हर हार्ट ऑफ हार्ट शी एक्सपेक्ट्स दीज थिंग्स, राइट? यस, शी एक्सपेक्ट्स दीज थिंग्स। और देखिए बात यही है ना, वो मोल्ड जो हो गई, वो खुद जो थी अंदर से, उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी ना, शी वॉज अ होल पर्सन बिफोर गेटिंग इनटू दैट सिचुएशन, ठीक है? तो वो पर्सन तो कहीं रह गया पीछे, उसकी क्या ख्वाहिशात थी, उसके क्या ड्रीम्स थे, क्या एस्पायरेशंस थी, वो सब दब गई। अब वो जो नई एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उसने खुद को मोल्ड कर लिया। तो वो जो अंदर का इंसान है, और जिसको हम अक्सर कहते हैं वो जो अंदर का बच्चा है, उसकी तो ख्वाहिशात, उसकी जो ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं हुई, और यही चीज़ें आगे जाके वो अनएक्सप्लेन्ड एंगर की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, कि वो अनफुलफिल्ड नीड्स होती हैं उस लड़की की, जो एक नई एनवायरनमेंट में उसने अपने ऊपर बहुत सारे कवर्स चढ़ा लिए, लेकिन अंदर का जो उसकी चीज़ें थी वो अच्छा, मैं आप दोनों से अग्री करती हूँ। दानिश की बात भी सही है कि हो सकता है दिस डजंट नीड टू बी ट्रॉमेटिक ऑल द टाइम, यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल मैरिटल लाइफ, और आप आहिस्ता आहिस्ता उसी रंग में रंगते जा रहे हैं। दिस इज़ द लाइफ दैट हैज़ बिन चोजन फॉर यू, और यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ। तो मुश्किल नहीं, मुश्किल वहाँ पे होती है जब आपका जो इनर सेल्फ है और आपकी जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जहाँ आपको लगे कि मेरे असल वजूद की, या जो मेरा बचपना है, जो मेरा खालिसतन मैं हूँ, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको लोग देखकर अनदेखा कर रहे हैं, या उससे एक्सपेक्ट तवक्को ये कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द बदल जाए। कभी कभार जब आपसे मैच्योर होने का कहा जा रहा होता है, और ख़ास तौर पे हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि मदरहुड रियली मेक्स यू अ मैच्योर पर्सन, उसके पहले तो चले आपके फिर भी नाज नखरे बहुत होंगे। ऑफलाइन हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली मोस्ट कपल्स इन पाकिस्तान हैव किड्स विद इन द फर्स्ट 1 to 3 years ऑफ गेटिंग मैरिड। तो उस वक्त तक आपका हनीमून फेज़ ख़त्म हो रहा होता है, और उसके बाद एक बेबी आ जाता है, तो थिंग्स रियली डू बिकम वेरी वेरी डिफरेंट फॉर बोथ द पीपल, बोथ द पीपल ऑफ द कपल। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कई दफ़ा लोग मिलिशियसली भी आप पे एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। ये राबिया सबसे पहले आपके पास लाऊंगी, ख़ास तौर पे पर्सनालिटीज़, टाइप बी पर्सनालिटीज़ जो आपके एक्सपीरियंस को डिसमिस करना चाहें। ये कोई पेरेंट भी हो सकता है, बड़ा बहन भाई भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, जो बिल्कुल रद्द करे आपकी सेंसिटिविटी को, आपके रोने को, आपकी तकलीफ़ को, और कहे कि यार यू थिंकिंग अबाउट इट टू मच, तुम ज़्यादा हसास हो रहे हो, तुम्हें मैच्योर बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। ये सिचुएशन क्या है, इज़ इट टॉक्सिक, और उस पर करना क्या चाहिए? देखिए, टॉक्सिक तो बिल्कुल है ये सिचुएशन, ठीक है? अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, एंड यू कैन नॉट ऑल्सो गेट, हर सिचुएशन से हम भाग नहीं सकते ना, हम ये नहीं कह सकते कि भाई गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है?
तो अब इस सूरत में ये होता है कि फिर आपको अपना डिफेंस एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आप वो जो कह रहे हैं ट्राई कि आप उसे इंटरनलाइज ना करें, आप उस पर यकीन ना कर लें जो वो कह रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस है वो वैलिड है, और इस पे हम जो है ना एक छोटी सी टेक्निक होती है ब्रोकन रिकॉर्ड, हम इसे कहते हैं कि डोंट गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट। आपने अपना पॉइंट रखा और बस आप उस पर स्टक करें कि ठीक है आप सही कह रहे हैं बट मैं ये कह रही हूँ, आप भी सही कह रहे हैं मैं ये कह रही हूँ, एंड दैट्स इट। आर्ग्यूमेंट नहीं होगा आगे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ऐसी सिचुएशंस में। आप जहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते ताल्लुक़ को, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वहाँ पे फिर आपके अपने डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई वो जो भी कहें मुझे उस पर यकीन नहीं करना है, मेरा एक्सपीरियंस अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है। बिल्कुल सही। ज़ुबिया, आप क्या कहेंगी व्हेन समबडी इज़ डिसमिसिव ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड से कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम ज़्यादा हसास हो, तुम्हें मैच्योर होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली टॉक्सिक है। आई मीन आप किस तरह से आप एक इंसान के बिल्कुल 100% तो आप नहीं समझ सकते कि उस बंदे के अंदर क्या चल रहा है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। उसी तरह एक वाइफ भी एक हस्बैंड को ये नहीं कह सकती कि भाई तुम्हें कह रहे हैं तो और किसको कहें कि फाइनेंशियल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह औरत के ऊपर भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें ही संभालना है और कौन संभालेगा, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो। बस बात यही है कि या तो आप इतना एज डिफरेंस फिर ना रखें, आप इस तरह के दोनों एक माइंडसेट वाले लोग रखें। अच्छा, लेकिन ये अगर एज डिफरेंस, तो चलो हमने एक मिसाल दी थी, कई ऐसे कपल्स जिनमें ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जी, क्योंकि पर्सनालिटी डिफरेंस तो है ना, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंट पर्सनालिटीज। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलना बहुत मुश्किल है। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक को ट्रैवलिंग का शौक है, एक को ट्रैवलिंग से चिढ़ है। मतलब आप क्या करें, क्या आप हर बात पे डिवोर्स कर लें? इस तरह तो नहीं होता। अच्छा, कमिंग आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर सिचुएशंस, दानिश आपको क्या लगता है इंसान को मैच्योर उसके तजुर्बे करते हैं या वक्त उम्र के साथ सभी मैच्योर हो जाता है? देखिए, मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि आपको एज भी मैच्योर करती है और तजुर्बे भी करते हैं, और तजुर्बे आपको ज़्यादा करते हैं। सही। किसी इंसान के अगर तजुर्बे ना हो, सिर्फ एज ही चलती रहे, तो वो कम मैच्योर होगा। तजुर्बे आपको दुनिया में सीखने पड़ते हैं, उससे सीखना पड़ता है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें इसके साथ ऐड करना चाहूँगा। अगर आपको कोई ये बात कहता है कि आप मैच्योर नहीं हो, तो आप उस आदमी से डिस्टेंस ही हो जाए, क्योंकि आपको मैच्योर करना, स्ट्रॉन्ग करना आपके स्पाउस की, आपके दोस्त की, आपके वालिदैन की ही जिम्मेदारी है कि आपको स्ट्रॉन्ग करें। ये ना बोलें कि जी मैच्योर हो जाओ, वो सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए होता है। आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप उन लोगों के साथ उठे बैठे ज़्यादा जो कि आपको ऊपर लेके जाए, बजाय इसके कि आपको ह्यूमिलिएट करके। ये लफ्ज अगर आप किसी से भी सुन रहे हैं कि मैच्योर हो जाओ, उससे आप डिस्टेंस। लेकिन यही बात अगर राबिया आपके पास लेके आऊँ, जब हम किसी भी शख्स को देखते हैं जो अपनी उम्र से बड़े लोगों में बैठना शुरू कर दे, उसकी कंपनी, उसकी सोबत, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, तो इसको तो डिस्करेज किया जाता है। तो ये जो उनकी सोबत में बैठकर आपके देखने, सोचने, पर्सपेक्टिव्स में चेंज आता है, वुड दैट बी मैच्योरिटी और वुड दैट बी समथिंग एल्स? इट कुड बी मैच्योरिटी, इट कुड बी समथिंग एल्स। ठीक है, आप बाद में वो लर्निंग्स वहाँ से लेके उनका अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, दैट इंटेल्स कि वो मैच्योरिटी होगी, या फिर अगेन वो आप में एक बिला वजह संजीदगी और एक वो आ जाएगी कि आपका अपना जो तलखी, यानी कभी-कभार ये देखें कि एक यंग गर्ल है, वो बड़ी डो आइड है, और अगर वो कुछ ऐसी ख़वातीन के साथ बैठे जिनकी शादी को अरसा गुजर गया है, वो अपनी लाइफ विजडम या अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने दें कि जी मर्द पे कभी यकीन नहीं करना, हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, सो यू कैन, यू नो, प्रॉब्ली इट इज़ नॉट योर एज एंड टाइम टू हैव दोज काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, और यू कुड हैव दोज पर्सपेक्टिव्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ पे भी अप्लाई हो जाएं। आपका अपना एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा, अब वहाँ मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि ठीक है किसी और की जो लर्निंग है या जो मुझे कोई और बता रहा है वो मैं उसमें कितना फिट करूँ। अच्छा, ओल्डर लोग जिनके साथ आप बैठ रहे हैं वो बहुत वाइज भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत जेडेड भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यानी उनके अपने तल्ख रवैये, जज्बात और पर्सपेक्टिव्स, लाइक अगर आप इस वक्त किसी भी यंग पर्सन से बात करेंगे, उसको बहुत उम्मीदें वाबस्ता होंगी कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एनीबडी हु इज़ अबव द एज ऑफ 30-35 उससे बात करेंगे, वो कहेंगे यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। तो आप किस तरह इनमें से दोनों, किस पर्सपेक्टिव को मैच्योरिटी का नाम दें, किसको नाइविटी का नाम दें, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा। बहुत शुक्रिया ज़ुबिया हमारे साथ थी, दानिश एंड राबिया। वाज अ डिफ़िकल्ट टॉपिक और ये काफ़ी वाइड भी था, लेकिन आई होप कि यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन ऑल द वे फ्रॉम बच्चे, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस एंड ऑफ कोर्स द लार्जर इश्यूज़ जिस पे हम फ़लसफ़ा बगाड़ते हैं बुढ़ापे में जाकर, वो चीज़ें भी आपकी मैच्योरिटी में शुमार की जाती हैं। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।